नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अंकित राठौर के चैनल में स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो इतनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको एम एस एक्सेल में चीज़ें नहीं पता हैं या उनको एम एस एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो मैं इतना आपको कॉन्फिडेंस करता हूँ कि अगर आपने 30 मिनट का वीडियो देख लिया तो आप किसी को ये नहीं कह पाएंगे कि आपको एम एस एक्सेल की नॉलेज नहीं है। ठीक है, आप एक अच्छी खासी एम एस एक्सेल की नॉलेज सीख सकते हैं सिर्फ 30 मिनट की वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें और वीडियो को कंटिन्यूसली देखें और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं एम एस एक्सेल में और क्या क्या आपको इस वीडियो से सीखने को मिलता है। ठीक है, ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एम एस एक्सेल में बिगनर्स हैं या फिर उनको लगता है कि उनको कंप्यूटर सीखना है। तो केवल 30 मिनट में आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपको 30 मिनट में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, एम एस एक्सेल बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस का, और ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो एम एस एक्सेल को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, यानी जो एम एस एक्सेल में बिल्कुल जीरो है, ठीक है, कोई नॉलेज नहीं है एम एस एक्सेल की, तो आपको इस वीडियो में एम एस एक्सेल की पूरी बेसिक नॉलेज मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको 30 मिनट में एम एस एक्सेल में एक्सपर्ट बना के रखूँगा कि आप, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको एम एस एक्सेल की बेसिक नॉलेज नहीं पता है या आपको एम एस एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। तो ये गारंटी है कि अगर आप 30 मिनट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए चैनल पे बने रहें और जीरो से हीरो बना दूंगा एम एस एक्सेल में। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एम एस एक्सेल कि इस तरीके से मैं आपको लेके चलूँगा अपनी स्क्रीन पे, इस तरीके से जैसे अभी हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो आपको एम एस एक्सेल खोलने के लिए पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, वहाँ जाने के बाद ऐप्स में आना है और ऐप्स में आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एम एस एक्सेल खुल जाएगा। दूसरा तरीका है, जो शॉर्ट तरीका है, वो विंडो प्लस आर है, उसमें आपको एक्सेल इस तरीके से लिखना है और ओके कर देना है। तो भी आप ओके कर देंगे या एंटर कर देंगे तो भी एम एस एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एम एस एक्सेल की सीट जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसको आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम विंडो बोलते हैं और इसको हम एक्सेल सीट की बुक 1 या फिर कुछ भी आप इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है मिनिमाइज़ है, ये मैक्सिमाइज़ है और ये क्लोज़ का सिंबल है। इस पे क्लिक करके हम फाइल को बंद कर सकते हैं, इस पे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इससे मिनिमाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों बटनों का जो यूज़ है वो यही है। इसी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्विक टास्क बार मिलता है इस तरीके से। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से भी जाके आप कुछ जो चीज़ें हैं उन पे जल्दी से यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको फ़ाइल मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ फ़ाइल में जाने के बाद आप वहाँ पे चीज़ें और भी सारी देख सकते हो। ये इनको टैब बोलते हैं हम, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला। इस तरीके से आप जिसमें भी जाओगे सब में कुछ ना कुछ अलग-अलग डेटा मिलेगा जो डेवलपर हो गया, तो इन सबको हम टैब बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम होम पेज पे हैं, वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आपको सारी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, इसमें भी इंसर्ट में भी बहुत सारे सम फंक्शन दिए गए हैं, पेज लेआउट में भी, फार्मूले में भी, सारे वर्किंग हैं, सारे ही यूज़ में आते हैं। ठीक है, और इनको हम धीरे-धीरे एक बेसिक जो नॉलेज है वो आपको परफेक्ट, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। अगर हम कोई भी एक्सेल शीट में फार्मूला यहाँ पे लगाएँगे तो वो हमें फार्मूला बार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये नेम बॉक्स बोलते हैं इसको। फार्मूला बार इधर वाला हो गया, नेम बॉक्स इधर हो गया। जैसे हमारा जो सेल है वो D4 पे है, तो इस तरीके से इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रो कॉलम की। तो आप ध्यान रखें, ABCDEFG जो हैं
वो हमारे कॉलम है और 1 2 3 4 जो है वो रो है। ठीक है, ये इस तरीके से कॉलम जाएगा और इस तरीके से रो आएगी लंबी लंबी। ठीक है, आप ध्यान रखें इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारा था रो, और कॉलम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम जो है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने रो और कॉलम क्या होते हैं वो सीख लिए कि इनको हम रो बोलते हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये जो पूरा पेज है इसको हम सीट बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सेल का जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसको हम सीट बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है ना हमें MS एक्सेल की सीट पे काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे सीटें दे रखी होती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। जिस किसी भी सीट पे आपको काम करना है उस पर क्लिक करेंगे। नई ऐड करनी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी सीट। जितनी भी आप ऐड करना चाहें इस पर आपको क्लिक करते रहना है, और डिलीट करना है तो राइट क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा तो आप इस तरीके से सीट को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। आपको इधर उधर मूव करना है अगर एक्सेल सीट में तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी कीबोर्ड में जो हमारे ये बटन दे रखे होते हैं डायरेक्शन बटन, इनसे भी हम इनको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम माउस से भी स्क्रॉल बार को इधर उधर कर सकते हैं अप डाउन, और वैसे ही सेम कीबोर्ड की कीज से भी हम इधर उधर लेफ़्ट राइट अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब भी आप कोई फार्मूला लगाओगे तो वो आपको स्टेटस बार में मिलेगा नीचे, और यहीं पे पेज लेआउट मिलता है, नॉर्मल पेज लेआउट, पेज ब्रेक, प्रीव्यू। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ पे जूम का भी सिस्टम यहीं पे मिल जाएगा, जूम इन जूम आउट का। यानी आप अगर पेज को जूम आउट करना चाहते हैं तो इस तरीके से, और जूम इन करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से स्लाइड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कई बार पूछ दिया जाता है हमसे कि MS एक्सेल में टोटल रो कितनी होती हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, यानी उनकी काउंटिंग हमें बतानी होती है कि हमारे MS एक्सेल में कॉलम इतने होते हैं, रो इतनी होती हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे क्या है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कॉलम है, ये रो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके डबल क्लिक करके दबाए रखना है बटन को। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 10,48,576 जो है वो हमारी रो है, R मीन्स रो, और 16,384 कॉलम है, यानी C मीन्स कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर पाएंगे कि हमारी MS एक्सेल में कितने रो रहने वाले हैं, कितने कॉलम रहने वाले हैं। एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, रो हमारी 10,48,576 है, कॉलम हमारे 16,384 है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर है, आपको याद रखना है। सिंपल आपको यहाँ पे आके डबल क्लिक करके रखना है तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अब अगर हम बात करें कि हमें MS एक्सेल की जो पहला वाला कॉलम या रो है उसमें से इधर उधर अगर मूव करना है तो वो कैसे करेंगे? तो अगर आपको किसी भी कॉलम से इधर उधर जाना है तो आप जो हमारे कीबोर्ड में डायरेक्शन बटन दे रखी हैं उनसे हम जा सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, जैसा कि आपको कीबोर्ड में दिखाई दे रहा है। तो उससे बहुत टाइम लगेगा। हमको क्या करना है, शॉर्ट की यूज़ करनी है, कंट्रोल प्लस जिधर भी आपको जाना है उधर का ही की प्रेस करना है। तो हमने राइट प्रेस किया तो हम XFD कॉलम पे आ गए। ठीक है, और कंट्रोल के साथ अगर आप जो भी एरो प्रेस करेंगे तो आप शॉर्टकट से चले जाएंगे। अभी हम कंट्रोल के साथ अगर लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो हमारा जो पहला वाला कॉलम है उसमें हम आ जाएंगे, यानी A नंबर के कॉलम में हम आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से अब अगर हमें नीचे डाउन जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे तो देखो नीचे हम आ गए 10,48,576वें रो पे हम आ चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हमें फिर से लास्ट वाले कॉलम में जाना तो वही सेम कंट्रोल प्लस राइट वाला एरो हम प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब अगर हमें अप जाना है तो वही सिंपल कंट्रोल प्लस अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम 1 नंबर रो में पहुंच जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम के एंड में, लास्ट में, राइट में, टॉप में, लेफ़्ट में, जहाँ कहीं भी हमें जाना है तो सिंपल हम कंट्रोल के साथ एरो बटन को प्रेस करेंगे और हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है,
अब आपको MS एक्सेल में एक चीज़ और याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट रहती है, ठीक है? इस तरीके से सेल जो है वो सिलेक्ट रहती है, ठीक है? अब इसका नाम जो है वो आपको वहाँ D4 दिखाई दे रहा है, तो उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसको D4 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेल है वो D कॉलम में है और 4 नंबर रो में है, ठीक है? तो इस तरीके से इसका नेम बॉक्स में जो नाम आएगा वो D4 आएगा। अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं, जैसे अभी हमने C3 में क्लिक किया, C कॉलम है और 3 नंबर रो है, तो इस तरीके से इसका नाम जो है वो C3 पड़ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही सेम अगर हम कहीं और भी क्लिक करते हैं तो इसी तरीके से हमारे जो नाम है नेम बॉक्स में, वो कॉलम और रो के नाम से नेम बॉक्स में उस सेल का नाम आ जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि हमारा जो कॉलम का नाम है या सेल का नाम है वो कैसे आता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें मूव करना है आगे की तरफ तो हम टैब प्रेस करेंगे, और वापस आना है तो शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो हम उस तरीके से वापस आ सकते हैं, ठीक है? ये तरीका है हमें फॉरवर्ड और बैकस्लैश में आने का MS एक्सेल में। बाकी हमारे पास कीबोर्ड की भी कीज रहती हैं डायरेक्शन, उनसे भी हम इधर-उधर आ सकते हैं, ठीक है? एंटर से भी हम नीचे आ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप MS एक्सेल शीट में सेल को इधर-उधर ले जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा, अगर आपको सेल में नीचे आना है तो आपको एंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है? जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप सेल में डाउन की तरफ यानी नीचे की तरफ आते हुए आ जाएंगे आराम से, और आप नीचे आकर काम कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि हमारे जो कीबोर्ड में जो 4 डायरेक्शन बटन दे रखी हैं, उनमें से आप जैसे-जैसे बटन है वैसे-वैसे आप सेल को ले जा सकते हैं। जैसे अप का बटन है तो अप चले जाएँगे, अभी राइट हम प्रेस कर रहे हैं तो राइट जा रहे हैं, ठीक है? अप प्रेस कर रहे हैं तो अप जा रहे हैं, डाउन किया है तो डाउन जा रहे हैं, लेफ्ट किया है तो लेफ्ट जा रहे हैं। इस तरीके से हम कीबोर्ड की डायरेक्शन कीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अगर एक्सेल में हमें कोई डेटा लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि MS एक्सेल जो है बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। इसको हमें बस डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कैप्चर कर लेता है कि आप क्या चाहते हैं MS एक्सेल से, क्या लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया और इसमें हमने 1 नंबर लिख दिया, ठीक है? नीचे आके हमने फिर 2 नंबर लिख दिया, एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सेल सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हमने सेल सिलेक्ट कर ली, एक सेल सिलेक्ट कर लिए, अभी दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डाउन कॉर्नर में इस तरीके का आपको प्लस मिलेगा, ब्लैक कलर का प्लस का निशान मिलेगा, ठीक है? आप ध्यान रखें कि जब इस तरीके का प्लस का निशान बन के आ जाए तो आपको क्या करना है, माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको दबाए रखना है और ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाना है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि आपकी जो काउंटिंग है वो कंटिन्यूअसली हो रही है, यानी एक तो आपने लिखा था 1-2 के बाद आपकी 3 to 15 तक ऑटोमेटिकली MS एक्सेल ने समझ लिया कि आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने 14-15 तक लिख लिया। अभी हम सेम वही फिर रिपीट करते हैं, यहाँ पे हमने 11 लिख लिया, यहाँ पे हमने 12 लिख लिया है, ठीक है? दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान से ड्रैग करेंगे, तो देखो आगे 25 तक फिर से हो गई, ठीक है? वही सेम अगर हमें आगे करना है तो 25 यहाँ लास्ट आके हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और 100 तक काउंटिंग अगर हमें लिखनी है, देखो हमने 115 तक काउंटिंग लिख ली है, वो भी मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में। अगर आप ये मैनुअली लिखेंगे ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 11, 12, 51, 52, तो मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट लगेंगे बिगिनर्स को लिखने में, इतना टाइम ईज़िली लग जाएगा, इससे कम नहीं लिख पाओगे आप। लेकिन देखो क्या MS एक्सेल कितनी स्मार्ट फॉर्मेट है, स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ले लेती है। अब अगर हमको इसको वापस करना है तो हम Ctrl Z प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से सारी चीज़ें फिर से वापस हो जाएंगी, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि हमें अगर 2 का टेबल लिखना है यानी पहाड़ा लिखना है अगर हमें 2 का, तो वो MS एक्सेल में कैसे लिखेंगे? सिंपल आपको क्या करना है, 2 लिखना है, उसके बाद 2 का गैप दे के 4 लिखना है, ठीक है? यानी एक्सेल को आपको इतना बताना है कि आप जो लिखने वाले हैं उसमें 2 का गैप रहेगा, ठीक है? और फिर वही सेम प्लस के निशान के साथ आप ड्रैग कर देंगे तो देखो आपके सामने है कि 2 का पहाड़ा लिख गया है। ऐसे ही हमें 4 का लिखना है तो बीच में 4 का गैप दे देंगे और फिर उसको भी हम ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से हमारा 4 का जो पहाड़ा है वो भी इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है? आप याद रखें, आपको एक्सेल को ये बताना ज़रूरी है कि कितना आपको गैप देना है दोनों नंबरों के बीच में। तो इस तरीके से हम पहाड़ा
लिख सकते हैं, किसी भी डिजिट का हो, बस आपको गैप जो है वो अच्छे से बताना है कि किसका। अब जैसे हमने 1 और 3 लिखा है, तो यानी 2 संख्या का गैप देना है बीच में, यानी एक्सेल समझ जाएगा कि आपको विषम संख्याएँ चाहिए। तो जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो वो सारी विषम संख्याएँ जो हैं, वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएँगी, ठीक है? अब हम काम करते हैं, ये तो थी नंबर की बात। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो उसमें भी सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे हमने संडे लिख लिया, हमें वीक डेज लिखने हैं, तो हमने संडे लिख लिया। संडे लिख के इसको हम माउस के लेफ्ट बटन को दबा के ड्रैग करेंगे, तो पूरे वीक डेज के जो नेम होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक सारे लिख दिए इसने, ठीक है। अब अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो जैसे हमने SUN लिख दिया, ऐसे ही सेम ड्रैग करेंगे। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये शॉर्ट में भी लिख देगा। इतना समझदार है एक्सेल कि इसको बस थोड़ा सा हिंट देना होता है कि हमें ये चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई वीक डेज की बात। अब अगर हम मंथ की बात करें तो हमने यहाँ पे जनवरी लिख लिया इस तरीके से। जनवरी लिखने के बाद फिर से वही सेम प्लस का निशान को हमें ड्रैग करना है, और आपको जहाँ तक चाहिए, जैसे हम दिसंबर तक चाहते हैं तो हम दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे जो मंथ हैं वो MS एक्सेल में लिख जाएंगे, ठीक है। वही सेम अगर शॉर्ट में चाहिए आपको तो आप जैन लिख लें इस तरीके से, और उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस का निशान बनाना है और उसको ड्रैग कर देना है लास्ट तक। तो इस तरीके से हमारे मंथ के जो नेम हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि हमें MS एक्सेल में बस कमांड देने की ज़रूरत पड़ती है, डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली सारा आ जाता है। इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, और इतनी हेल्प करता है किसी भी फास्ट काम को करने में कि बता नहीं सकते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा टाइप करके मैं आपको डेटा पे भी काम करना बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। होम जो टैब है उसकी कुछ सर्विसेज या कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम लिख लिया है, सब्जेक्ट लिख लिए हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है। इस तरीके से देखो मैं टैब से आगे जा रहा हूँ, याद रखें कि मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट सेल पे जा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैथ, और यहाँ पे इस तरीके से हमने SST यानी कि 4 सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैं नाम डाल रहा हूँ, आप भी ध्यान रखें, बहुत ही ध्यान से देखें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नाम जो थे वो एंटर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के नंबर डालने, यानी कितने मार्क हमें उस सब्जेक्ट में मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे सभी के सामने उनके मार्क्स एंटर कर देते हैं कि इतने इतने नंबर हिंदी में मिले हैं, इतने इंग्लिश में मिले हैं, ऐसे करके पूरी सीट में हमें नंबर एंटर कर देने सारे सब्जेक्ट के नीचे, ठीक है। नीचे आने के लिए हमें एंटर प्रेस करना होता है, ऊपर जाने के लिए हम जो अप वाला एरो है वो प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी हम सब्जेक्ट में नंबर डाल लेते हैं फटाफट, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट के सामने उनके नंबर डाल दिए। अब हमें क्या चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं आपके किस सब्जेक्ट में, और किसी बंदे के टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने टोटल लिखा, और अब ध्यान रखें कि MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला कभी लगाना हो तो आपको इक्वल प्रेस करना होगा। विदाउट इक्वल के आप MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आप टोटल करना चाहते हैं, फिर प्लस करेंगे, फिर सेल सिलेक्ट करेंगे, अगेन प्रेस करेंगे सेल को, और फिर प्लस, और सेल सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो वो स्टूडेंट था उसके सारे सब्जेक्ट का जो टोटल था वो इस तरीके से आ चुका है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरीके से हम टोटल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितने इजीली तरीके से आप जो स्टूडेंट है उसके सारे मार्क्स का टोटल जो है वो आ चुका है। अब ध्यान रखें फार्मूला हमने यहाँ लगाया था, लेकिन फार्मूला बार में हमें फार्मूला दिखाई देगा, यहाँ पे सिर्फ हमें टोटल दिखाई देगा। कई बार होता है ना, आपको फार्मूला देखना होता है क्या लगा है, तो वो फार्मूला जो है वो फार्मूला बार में दिखाई देगा। अब क्या करना है, हमें सारे स्टूडेंट का टोटल निकालना है। तो MS एक्सेल में बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है कि हमें दोबारा वो सारे काम नहीं करने। एक बार अगर हमने किसी काम को कर लिया है और वही सेम काम हमें अगर आगे करना है, रिपीट करना है, यानी हमें वही सेम कॉपी करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करके प्लस का निशान बनाएंगे और डाउन की तरफ जहाँ तक आपको वो डेटा चाहिए वो आप ड्रैग कर लेंगे, तो उस तरीके से आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था एक तरीका। दूसरा तरीका और है कि अगर आपको बार बार इस तरीके से नहीं करना है तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप टोटल को निकाल सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो यही तरीका याद रखेंगे, आप सेल को सिलेक्ट करके इस तरीके से प्लेस कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, तो आपका जो टोटल है वो आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। दोबारा आप सिर्फ रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका, कि दूसरे तरीके से हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं। इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद आपको सम लिखना है, ठीक है, और फिर टैब को प्रेस कर देना है। टैब जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो एक्टिव हो जाएगा। सम का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा नंबर 1 कहाँ से, तो आपको पहली सेल पे क्लिक करना है, फिर जहाँ तक आपको टोटल करना है वहाँ तक आपको सिलेक्ट करके जाना है, इस तरीके से, ठीक है। सिलेक्ट करके जाने के बाद आपको सिंपल एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ब्रैकेट बंद करने के बाद, तो आपका जो टोटल है वो आ जाएगा। आपको बार बार प्लस नहीं करना है, सेल पे सिलेक्ट नहीं करना है, एक ही बार में हमारा जो प्लस है वो आ गया। और देखो फार्मूला बार में फार्मूला दिखाई दे रहा है, इस तरीके का फार्मूला लगा हुआ है। सेम वो आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट के सामने वो फार्मूला जो है वो आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। और आई होप कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं हम घटाने की। अगर हमें किसी भी वैल्यू को किसी से घटाना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल प्रेस करना है, वैल्यू को सिलेक्ट करना है, जिस वैल्यू में से जिस वैल्यू को माइनस करना है, फिर आपको माइनस प्रेस करना है कीबोर्ड में से, और फिर दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू है माइनस करने के बाद वो जो डिफरेंट रहता है वो आ जाएगा फार्मूला बार में। आपको फार्मूले में दिख जाएगा कि आपने माइनस किया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम गुणा की, कि अगर हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई यानी, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। इक्वल प्रेस करेंगे, फिर से हमें क्या करना है, पहली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, किसको हमें किससे गुणा करना है, ठीक है। तो उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, फिर एस्ट्रिक का जो सिंबल है हमारे कीबोर्ड में दे रखा होता है उसको हमें प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से इसको गुणा का निशान ही बोलते हैं, कीबोर्ड में आपको इसी तरीके का मिलेगा, स्टार टाइप का। फिर आपको दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो गुणा का जो रिजल्ट है वो इस तरीके से सामने आ जाएगा और फॉर्मूला बार में आपको दिख जाएगा कि आपने गुणा किया हुआ है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है कि अगर आपको भाग करना है तो वो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम इक्वल प्रेस करेंगे, जिस वैल्यू को हमें भाग देना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड यानी स्लैश हम इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिससे भाग देना है, एंटर कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा शेषफल जो है वो सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम भाग दे पाएंगे। तो जैसा आपने देखा कि हमने माइनस गुणा भाग तीनों चीज़ें देख ली हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे जो हमारे फार्मूला बार, सॉरी, इसमें टूल बार में यानी चीज़ें दे रखी हैं उनको अगर हमें सीखना है तो वो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको होम पेज पे जितने भी टूल दे रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना है, उसके बाद अगर आपको बोल्ड करना है यानी किसी भी चीज़ को थोड़ा मोटा दिखाना है तो सिंपल आप बी पे जाके क्लिक कर देंगे। आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है, डिक्रीज़ करना है तो इस पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से भी आके आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ध्यान से देखना कि जो हमारा इंग्लिश लिखा हुआ था वो छिप चुका है, क्योंकि हमारे जो कॉलम का स्पेस है वो कम है और हमारा जो वर्डिंग है वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, उसी सेल में आ कॉलम में आके और आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आके इस तरीके का जैसे ही प्लस बनेगा डबल एरो साइड का, ठीक है, तो आपको उसको प्रेस करके जितना भी साइज आपको रखना है कॉलम का उसको आप ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके से आप उस कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है कि किसी भी कॉलम का साइज अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो इस तरीके से ऊपर आना पड़ेगा आपको। ऊपर आने के बाद आप उसका साइज को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सेम अगर रो का साइज बढ़ाना है तो सिंपल वहीं पे आना है, उसी वाले प्लस का निशान लाना है। मैं जैसे ही प्लस का निशान आएगा तो प्रेस करके रखना है और उसको ड्रैग कर लेना है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो उस फाइल का जो साइज, सॉरी, रो का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम और रो का साइज जो है वो डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको अगर इटैलिक करना है तो आई पे प्रेस कर देंगे, अंडरलाइन लगानी है तो यू पे प्रेस कर देंगे, इस तरीके से अंडरलाइन आ जाएगी। अगर हटाना है तो फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से
हट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल हम फिर से वही कर लेते हैं जो हमारा था। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसका क्या काम है कि अगर हमें जितनी भी सेल पे काम किया है बॉक्स टाइप मतलब सेपरेट सीट बनानी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना है, फिर ऑल बॉर्डर पे जाना है। मैक्सिमम टाइम हमें ऑल बॉर्डर ही यूज़ करना होता है, तो हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर पे जाके इस तरीके से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर इंसर्ट कर देंगे। ये है कलर फिल। अगर हमें किसी भी उसमें कलर फिल करना है बैकग्राउंड में, नॉट टेक्स्ट, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल इस पे जाके आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट का कलर, अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए तो सिंपल हमने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जाएंगे और हमें कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट का चेंज करना है, तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट है। इसका मतलब होता है कि कोई भी डेटा हमने लिख रखा है उसको मिडिल में रखना है, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से हम यहाँ से चेंज करेंगे। देखो अभी हमने मिडिल में कर लिया है, अप में कर लिया है, चेंज हो रहा है ना, सिर्फ हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया इसीलिए ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अलाइनमेंट, जैसे जैसे आपको सामने स्क्रीन पे अलाइनमेंट की पोजीशन दिखाई दे रही है, सेम ही आपका टेक्स्ट जो है वो पोजीशन चेंज करेगा। अगर हम सारा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, सारे डेटा का अलाइनमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें रोटेशन में लिखना है किसी भी वर्डिंग को, अगर हमें रोटेशन में लिखना है यानी कम स्पेस देना है हमें कॉलम में और रो में ज़्यादा लेना है, तो इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। चाहे तो आप तिरछे लिख सकते हो, स्ट्रेट लिख सकते हो, जैसा आपको इसमें पोजीशन मिलेगा रोटेशन में उस तरीके से आप सारी चीज़ें लिख सकते हो और बाकी अलाइनमेंट से सारा कुछ सेट कर सकते हो। देखो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ बड़े ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो देख के आप एमएस एक्सेल में सारी चीज़ें सीख जाओगे। अगर आप 30 मिनट का ये पूरा वीडियो देख लोगे तो एमएस एक्सेल में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बेसिक नॉलेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइज़ जो था रो का वो ज़्यादा था, तो इसलिए हमने उसको सेट कर लिया है पहले की तरीके से। इसका यूज़ रैप टेक्स्ट इसको बोलते हैं। इसका भी यूज़ होता है कि अगर हमारा कोई भी कॉलम जो है और उसमें टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो कॉलम से बाहर निकल रहा है, ठीक है, यानी सेल से बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वर्डिंग, तो आप देखोगे जो वर्ड थे वो कॉलम से बाहर निकल गए, यानी सेल जो है, सेल में जो वर्ड हमने लिखे वो दूसरी सेल में पहुँच गए। तो या तो हम इस तरीके से इसको कॉलम का साइज़ बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कॉलम का अगर साइज़ बढ़ाते हैं तो इस तरीके से सही हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है। साइज़ कॉलम का हमें इतना ही रखना है। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें साइज़ वही रखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली रो, तो मैंने आपको दिखाया कि अगर हमें एक ही सेल में थोड़ा सा एडजस्ट करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके और हम उसको सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में भी दिखाया गया है कि अगर आपको किसी एक ही सेल में कोई डेटा लिखा है आपने, तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके और उसको सेट कर लेंगे। एक तरीका और है इसका कि अगर आप इन शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ऑल्ट और एंटर को अगर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाएंगे उसी सेम सेल में, और आप इस तरीके के इसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं रैप टेक्स्ट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ एंटर दबाएंगे तो दूसरी सेल में आ जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से हम रैप टेक्स्ट को शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा मर्ज एंड सेंटर, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि आपको मैंडेटरी हो जाता है कई बार यूज़ करना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने पहले चीज़ें डिलीट कर दी हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हमने लिखना है, जैसे क्योंकि कई बार हमें मेन हेडिंग कुछ डालनी होती है, तो इसके लिए हम मर्ज सेंटर ही यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, पहले बहुत सारे बॉक्स थे, जैसे हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो सारे जो बॉक्स थे वो सिंपल एक बॉक्स बन गया, उतनी लाइनों में, कुछ और डिफरेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमें मेन हेडिंग हमने ऊपर नहीं दी थी कि क्या चीज़ है। अब देखो हमें मार्कशीट हमने दे दी है। अब इस तरीके से हम इसको ऊपर ले जाके दिखा सकते हैं कि हमने क्या किया, मेन हेडिंग जो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सेल को एक में मर्ज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर बाई चांस, अगर कई बार होता है हमने किसी कॉलम पे काम किया है सेल पे, और हमें वहाँ पे कोई चीज़ हम भूल गए और हमें बाद में कॉलम को इंसर्ट करना है, तो अब हमें टेंशन होगी कैसे करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है,
जहाँ पे भी इंसर्ट करना है राइट क्लिक करना है माउस से, और वहाँ पे आने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा और वहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो ईजिली लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल आपको इस तरीके से क्लिक करना है। डिलीट करना है अगर, तो फिर से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम वही सेम रो भी हमें कई बार इंसर्ट करनी पड़ती है, तो वही सेम तरीका है। यहाँ पे आने के बाद रो वाले उसमें आने के बाद हमें राइट क्लिक करना है, फिर से इंसर्ट करना है, तो हमारा जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, जैसे कॉलम इंसर्ट किया था वैसे ही रो इंसर्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर हमें डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके और हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हमारा ये डेटा है, इसको अगर हमें कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, दोबारा हमें यही सेम डेटा चाहिए, तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ भी हमें इस डेटा को चाहिए या दूसरी सीट पे चाहिए, तो हमने सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जहाँ कहीं हमें पेस्ट करना, जैसे ही आप कॉपी करोगे तो इस तरीके का आपके सामने लाइनिंग शुरू हो जाएगी चलना, जो आपको दिख जाएगा कि हाँ आपने डेटा कॉपी कर लिया। अब जहाँ पे भी आपको वो डेटा दोबारा चाहिए पेस्ट कर देंगे, तो वो सेम डेटा सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अगर आपको दूसरी सीट में जाना है और दूसरी सीट में जाके आपको जूम इन जूम आउट करना है, और इस तरीके से यहाँ पे भी अगर आपको वही डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप जब तक दोबारा कोई चीज़ कॉपी नहीं करेंगे तब तक वो पहले वाली जो कॉपी डेटा कर रखा है वो कितनी बार भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं, इस तरीके से एक बार का बनाया हुआ डेटा कई बार पेस्ट कर सकते हैं जब तक आप कोई दूसरी चीज़ कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम फिर से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे कट पेस्ट का, तो उसके लिए क्या करना है, हमें फिर से वही सेम डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम कट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे और फिर हम वहाँ आएंगे और दोबारा पेस्ट कर देंगे, तो जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पे वो डेटा चला गया। कॉपी करने पे वो डेटा वहाँ भी रहता है और जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ भी पहुँच जाता है, बट कट करने के बाद जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पे वो डेटा नहीं रहता है। जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं, बट जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पे वो डेटा चला जाता है, ठीक है। तो कट कॉपी में ये डिफरेंट भी है कि कट करने से आपका डेटा चला जाएगा, कॉपी करने से डेटा वहाँ भी रहेगा, और जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी डेटा आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कट कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शन का यूज़ देखा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट पे, और अगर हमें कोई पिक्चर या इमेज इंसर्ट करनी है तो सिंपल हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, हैप्पी दिवाली का जो वॉलपेपर है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो क्या करता हूँ, मैंने आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप कोई भी MS एक्सेल में इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपके सामने दिख रहा है कि मैंने इसमें इमेज भी इंसर्ट करके दिखा दी। अगर आपको कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, कोई शेप आपको चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं यहाँ पे, तो वो सारी शेप्स भी आपको इंसर्ट पे ही जाके मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंसर्ट पे मिलने वाली हैं। तो जैसा आपने देखा कि मैंने शेप भी दिखा दी आपको, और कोई इमेज भी इंसर्ट करनी है वो इस तरीके से करेंगे। अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। सिंपल फाइल ऊपर कॉर्नर पे जाके सेव पे क्लिक करना है। फाइल का हमें नेम देना है, जो भी फाइल का आप नेम देना चाहते हैं कि जिस नेम से आप इस फाइल को सेव करेंगे। लोकेशन आप सिलेक्ट करो कौन सी लोकेशन में आपको फाइल सेव करनी है, ठीक है। इस तरीके से फिर आप इसको सेव कर देंगे। अब जो हमारी फ़ाइल है वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है हमारे नाम से, जो भी हमने नाम फ़ाइल का दिया हुआ है यहाँ पे उस फाइल का नाम दिख जाएगा आपको, और जो भी हमने जितना काम किया है वो सारे काम, जो सारे फार्मूले यूज़ किए थे वो सारे फार्मूले हमारे इसमें दिख जाएंगे। अब हम अगर प्रिंट आउट की बात करें तो पेज लेआउट पे आते हैं। यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे सेटिंग दिख जाती है। मैक्सिमम टाइम हम नॉर्मल पेज ही रखते हैं। अगर हमें उसको कुछ चेंज करना है तो वो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम नैरो सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो पेज लेआउट की, यानी तो अगर आपको लैंडस्केप चाहिए यानी लेटा हुआ पेज चाहिए तो लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, और खड़ा हुआ पेज चाहिए पोर्ट्रेट जिसे बोलते हैं
तो हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। साइज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैक्सिमम टाइम हम A4 साइज़ ही सिलेक्ट करके रखते हैं, तो वही आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साइज़ दे रखे हैं, तो जो भी जिस टाइम आपको जो साइज़ चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रिंट प्रीव्यू की कोई चीज़ हमारी कट तो नहीं रही है, हाइड तो नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाके, और उसके बाद हम इसको प्रिंट पे क्लिक करके और प्रिंट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। बस इतनी ही जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि ऐसा कोई भी वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले आए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो MS एक्सेल के स्टार्टिंग वाले दिनों में आपको जो जो चीज़ें सीखनी होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको ब्रीफ में। होम टैब, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, बाकी जो भी टूल्स रहते हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको एक-एक ढूँढ-ढूँढ के आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, खासकर उन लोगों को जो MS एक्सेल की नॉलेज नहीं थी, जिनको यार नए थे कंप्यूटर सीखने में। तो आई होप कि उन लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली होंगी, और अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियो आपको और भी चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप इस तरीके की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।